सो हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है। तो प्रिज्म मतलब नॉर्मल जो लैब में हम लोग प्रिज्म देखते हैं वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है। ग्लास का ऑब्जेक्ट होता है जिसके मतलब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। ठीक है। यहाँ पे मतलब एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो हमारे साइड में है, और एक ऑपोजिट साइड में है, ये। ठीक है। तो ये एक वेज शेप ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। रिफ्रैक्टिव मीडियम, इसको हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है। बट प्रिज्म जो प्रिज्म को मतलब इसी शेप का होना है ये कोई मतलब जरूरी नहीं है। ठीक है। मतलब उसमें जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा ना, मतलब जैसे सपोज कर लो यहाँ पे ऐसा कोई ग्लास का टुकड़ा है। ठीक है। अब यहाँ पे ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है। तो आप प्रिज्म होने के लिए कंडीशन ये है कि जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, वो मतलब पैरेलल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मतलब जैसे अगर यहाँ पे अगर ये सरफेस में देख रहे हैं, यहाँ पे लाइट ऐसा आ रहा है। ठीक है। यहाँ से ऐसे लाइट आया। ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल हो। ठीक है। राइट, फिर टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया। फिर यहाँ से लाइट ऐसे निकल गया। ठीक है। तो जिस सरफेस से लाइट एंटर कर रहा है और जिस सरफेस से लाइट निकल रहा है, ठीक है, ये दोनों सरफेस मतलब पैरेलल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर पैरेलल नहीं है तो वो एक प्रिज्म है। ठीक है। मतलब जैसे कि सपोज कर लो कि अ, अब ऐसा और एक ग्लास का टुकड़ा है। ठीक है। अब यहाँ पे लाइट यहाँ से आया है, इस साइड से आया है और इधर चला गया। ठीक है। तो अब अभी इस सरफेस से लाइट एंटर कर रहा है और इस सरफेस से लाइट निकल रहा है। तो जिस सरफेस से लाइट एंटर कर रहा है और जिससे लाइट निकल रहा है वो दोनों सरफेस मतलब पैरेलल नहीं होनी चाहिए, वो इंक्लाइंड होनी चाहिए। ठीक है। तो वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे प्रिज्म। ठीक है। बेसिकली हम लोग जो मतलब लैब में यूज करेंगे या फिर जो मैथमेटिकल डिडक्शन में हम लोग यूज करने वाले हैं, वो तो प्रिज्म ऐसा प्रिज्म होने वाला है। ठीक है। ये जो यहाँ पे जो प्रिज्म मैंने ड्रॉ किया इस तरह का प्रिज्म होने वाला है। बट प्रिज्म का शेप कोई नेसेसरी नहीं है कि ऐसा ही हो। ठीक है। शेप कुछ भी होता है, मतलब रिफ्रैक्टिंग सरफेस पैरेलल नहीं होना चाहिए। यही एसेंशियल कंडीशन है। ठीक है। पहले हम लोग प्रिज्म का डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट medium enclosed by two plane surfaces inclined at an angle, inclined at an angle। ठीक है। ये हो गया प्रिज्म का जनरल डेफिनेशन। ठीक है। अब जो प्रिज्म हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, मतलब हम लोग प्रिज्म कौन सा देखने वाले हैं, ये वाला प्रिज्म। ठीक है। तो इसका एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। ठीक है। तो ये आपका प्रिज्म हो गया। ठीक है। ये मतलब मैंने प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूँ, एक प्लेन में ड्रॉ किया है। ठीक है। 2D में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सरफेस है ना, ठीक है, यहाँ से लाइट सपोज इस साइड से लाइट आ रहा है, ये भी इंसिडेंट रे है। ठीक है। ये आपका नॉर्मल हो गया। रे यहाँ से बेंड हो गया, फिर यहाँ से इमर्ज हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ये नॉर्मल हो गया। तो अब देखिए लाइट जहां से एंटर कर रहा है यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है। ठीक है। ये इमरजेंट है, ये इमरजेंट रे है। ठीक है। तो जहां पे इंसिडेंट रे आ रहा है जहां से, ठीक है, तो वो आपका फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है। जहां से रे इमर्ज कर रहा है वो आपका हो गया सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है। अब प्रिज्म का कंडीशन क्या था, ये दोनों सरफेस जो होंगे वो इंक्लाइन होंगे।
ठीक है, ये दोनों सरफेस इंक्लाइंड होंगे, ये दोनों सरफेस पैरेलल नहीं हो सकते हैं, तो इनके बीच में जो एंगल होगा ये वाला एंगल होगा। तो ये हो गया, कैपिटल से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये हो गया एंगल ऑफ द प्रिज्म। इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब ये नाम तो भाई ठीक है, एंगल ऑफ द प्रिज्म, बट इसको और एक नाम से जाना जाता है जो कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं, मतलब कंफ्यूजन होता है। इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म भी बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, अच्छा, अब देखिए रे का जो ओरिजिनल डायरेक्शन था वो तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन की वजह से उसका इतना टर्न हुआ है, इस डायरेक्शन में वो इमर्ज हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये आपका हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहाँ पे हो गया ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस R2 हो गया, और E हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, या इसको एंगल ऑफ एमरजेंस भी बोल सकते हैं। E जो है उसको एंगल ऑफ एमरजेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला रिफ्रैक्शन जो हम लोग टॉपिक है हम लोग का, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, तो उसके लिए ये आपका रे डायग्राम हो गया। ठीक है, अच्छा, इस रे डायग्राम के बेसिस पे अभी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म निकालने वाले हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, अच्छा, एक नए पेज में इसको हम लोग देख लेते हैं आराम से। तो यहाँ पे ये आपका हो गया प्रिज्म। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज करना और भूल गया, ये जो रिफ्रैक्टिंग, ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, ये एंगल ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ द प्रिज्म के ऑपोजिट साइड में जो ये है इसको बेस ऑफ द प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, बेस ऑफ द प्रिज्म। ये सारे टर्म्स हमको इंपॉर्टेंट है, मतलब हर टर्म के ऊपर कुछ कुछ कंडीशन हम लोग का निकलने वाला है, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से ये सब लिख लो मतलब। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से रे आया, यहाँ से ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, यहाँ पे ये नॉर्मल, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा। ठीक है, ये रे का ओरिजिनल डायरेक्शन था, ये बेंड हो गया इधर। ठीक है, तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अच्छा, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस में यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब रे ट्रैवल कर रहा है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग बैक साइड बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस करेंगे तो ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ डेविएशन। इसको एंगल ऑफ डेविएशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रे जो था, रे तो जो था वो तो इस डायरेक्शन में आ रहा था। ठीक है, अब इस मीडियम प्रिज्म की वजह से वो इतना टर्न हो गया। ठीक है, तो डेविएशन मतलब क्या है, जितने एंगल अपने ओरिजिनल पाथ से जितना टर्न हुआ है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और यहाँ पे हो गया ये एंगल R2, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये हो गया E, एंगल ऑफ एमरजेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये हो गया एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये हो गया एंगल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, अच्छा, अब देखो जो डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एक एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इंटीरियर और अपोजिट एंगल क्या होगा। ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल जो होगा, एक एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा, है कि नहीं, ये जो ब्लू से मार्क किया है मैंने। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला एंगल किया था I-R1। ठीक है, सो I-R1 प्लस E-R2, I-R1 प्लस E-R2। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अब इसको देखो और एक तरीके से भी हम लिख सकते हैं, देखो डिविएशन जो है, ये डेल्टा जो है ये टोटल डिविएशन है। ठीक है, टोटल डिविएशन, दिस इज इक्वल टू डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्लस डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस में जो डेविएशन है डेल्टा 1 वो कितना हो जाएगा I-R1, और सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस में डेविएशन कितना है E-R2, E-R2।
तो मतलब वहां से भी अगर आप देखोगे तो आपको ये रिजल्ट ही मिलेगा, ये रिजल्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका डिविएशन हो गया। ठीक है, अच्छा इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग ढंग से लिखें, आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, अच्छा अब और एक चीज देखो कि यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा कंप्लीट करूं तो ये एंगल कुछ थीटा अगर ले लूं, ठीक है, तो R1 प्लस R2 प्लस थीटा कितना होगा? ऑल्सो R1 प्लस R2 प्लस थीटा, वो तो एक ट्राइंगल है ना, तो 180 डिग्री हो। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज देखो, यहाँ पे मतलब ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, यहाँ पे एंगल जो है ये तो 90 डिग्री है, नॉर्मल है ना, यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, और ये थीटा है और ये है, तो इन चारों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ए प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री कितना होगा? ए प्लस 90 डिग्री, ठीक है, ये ए हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल, इसको सम करेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री, और सॉरी 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, तो 90 प्लस 90 180, उधर गया तो कितना हो गया? 360 माइनस 180, 180, मतलब ए प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो दैट मीन्स दिस इज, तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ए प्लस थीटा इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये थीटा और थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब ये यार एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, न्यूमेरिकल्स में बहुत कम आने आएगा, कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उन दोनों एंगल को ऐड करोगे तो हमेशा इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। ये बहुत काम में आने वाला है एकदम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, अच्छा तो R1 प्लस R2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए लिख सकते हैं, मतलब इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया? डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। तो इसका मतलब आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह में काम में आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में तो काम में आना ही आए। ठीक है, अब कंडीशन के ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे उसमें भी ये चाहिए हो। ठीक है, सो आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। ठीक है, अच्छा तो अब हमारे पास ये रिलेशन आ गया, आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। ठीक है, अच्छा तो इसको यहां पे ले आते हैं। ठीक है, तो यहां से हमको ये मिलता है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब तुम बोलोगे यार ये तो ई पे और पी डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, ई तो आई के ऊपर ही डिपेंड करेगा ना, रे घुसेगा तभी तो निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल में एक हम लोग एक्सपेरिमेंट है जिसमें मतलब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो उसमें भी हम लोग यही स्टडी करते हैं कि हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज, एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते हैं और एंगल ऑफ डिविएशन का वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डिविएशन का वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, और फिर वो जो वैल्यूज जो आते हैं उसके बेसिस पे हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है कि यहाँ पे मतलब एंगल ऑफ डिवीजन हो गया, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है, तो जो ग्राफ है, ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करोगे तो एंगल ऑफ डिवीजन डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते होते मिनिमम वैल्यू आएगा, फिर वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप एंगल ऑफ डिविएशन जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब इंक्रीज करोगे तो एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, एक मिनिमम वैल्यू आ रहा है और फिर वो इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन, डेल्टा एम। ठीक है, डेल्टा एम हो गया एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन, मिनिमम डिवीजन। ठीक है। अच्छा, ये जिस कंडीशन में होगा ना, मतलब ये एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे होगा, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस में तो आपका आई इज इक्वल टू ई होगा, मतलब उस कंडीशन में। ठीक है, मतलब फॉर डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, मतलब जब एंगल ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू द मिनिमम डिविएशन। ठीक है, तब क्या होगा, पहला चीज होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है। कंडीशन नंबर टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे डायग्राम में अगर आई और ई इक्वल हो गया तो आर वन और आर टू भी तो इक्वल होना पड़ेगा, है कि नहीं। सो आर वन इज इक्वल टू आर टू होगा। ठीक है, यहाँ पे एक थर्ड कंडीशन भी है। थर्ड कंडीशन क्या है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म, ये रे जो है, ठीक है, ये जो रे है, ये रे बेस ऑफ ये था बेस, बेस ऑफ द प्रिज्म। तो ये रे बेस के साथ पैरेलल हो जाएगा एट मिनिमम डिवीजन। ठीक है, एट मिनिमम डिवीजन, एट मिनिमम डिवीजन, एट मिनिमम डिवीजन refracted ray inside the prism becomes parallel to base of the prism, base of the prism। ठीक है, ये एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि हमको पूछा गया है कि आपको मतलब कुछ डेटा दिया हुआ है और पूछा है कि ये जो रे है रिफ्रैक्टेड रे बेस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे हमको ये दिखाना है कि वो मिनिमम डेविएशन, वहां पे मतलब ऐसा होता है कि कंडीशन जो थे उसके बेसिस पे वो मिनिमम डेविएशन कंडीशन था, तो मिनिमम डेविएशन में तो पैरेलल होगा, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये मिनिमम डेविएशन में ये तीन चीज होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, R1 equal to R2, and refracted ray inside the prism becomes parallel to base of the prism। ठीक है, पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है। अच्छा, अब हम ये कंडीशन अगर अप्लाई करें, ठीक है, अब देखो हमारे पास था R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए था। ठीक है, अब एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू सपोज R हो गया। ठीक है, तो हम लोग R प्लस आर इज इक्वल टू ए हो जाएगा, तो इसका मतलब R इज इक्वल टू ए बाई टू हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक चीज हो गया, कंडीशन हो गया। ठीक है। अच्छा, एडिशनल कंडीशन हमारे पास क्या है, ऑल्सो, ऑल्सो आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा था। ठीक है। अच्छा, मगर एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम आई इज इक्वल टू ई हो जाता है, तो इसका मतलब आई प्लस आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम होगा। ठीक है, इसका मतलब आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई टू, ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई टू। ठीक है। अच्छा, अब अगर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म है, ठीक है, इफ म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, अगर म्यू प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग अगर स्नेल्स लॉ यूज करते हैं तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन। ठीक है, आई का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन आई मतलब कितना, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, आर मतलब कितना, ए बाई टू, सो साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। ठीक है।
सो ये फॉर्मूला हम लोग मतलब प्रैक्टिकल्स में यूज करते हैं प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए। मतलब ग्राफ जो है, ठीक है, ये ग्राफ जो है, ग्राफ से हम लोग डेल्टा एम निकाल लेंगे, ठीक है, ग्राफ से डेल्टा एम निकाल लेंगे, और यहाँ पे अगर डेल्टा एम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एंगल ऑफ द प्रिज्म, मतलब लैब में जो यूज करते हैं इक्विलैटरल प्रिज्म यूज करते हैं, तो ए का वैल्यू आपका 60 डिग्री होता है। ग्राफ से डेल्टा एम आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म आ गया, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये रिलेशन को थोड़ा आगे लेके जाते हैं, ये अभी हमारे काम का आने वाला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पहुंचा दिया उसको, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, मतलब ऐसा प्रिज्म जिसमें ए छोटा है, ठीक है, ए छोटा है। तो वैसे प्रिज्म में बाकी एंगल्स भी छोटे ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, छोटे एंगल के लिए फॉर फॉर स्मॉल थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन तो हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एंगल सारे छोटे होंगे, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई ए बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे टू को तो उड़ा दिया, ठीक है, ए इधर चला गया, तो म्यू ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, ठीक है। सो डेल्टा एम इज इक्वल टू ए म्यू माइनस वन, ए म्यू माइनस वन, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन फॉर डिविएशन, मिनिमम डेविएशन फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, ठीक है। तो ये तो मतलब हम लोग निकाला है स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन का एक्सप्रेशन, ठीक है। बट स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए डेल्टा एम की जगह पे हम लोग इन जनरल हम लोग डेल्टा सिंबल भी यूज कर सकते हैं, डेविएशन सिंबल। तो मतलब डेविएशन हो जाएगा आपका ए म्यू माइनस वन, ठीक है। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर डेविएशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में ये भी काम में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया डेविएशन, ठीक है। अब ये डेविएशन की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है, डेविएशन की वजह से हमारे पास एक फिनोमेना आता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन, डिस्पर्जन, ठीक है। डिस्पर्जन क्या होता है, देखो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, देखो, जो डेल्टा है वो आपका आया ए म्यू माइनस वन, ठीक है। अब जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो इसका मतलब जो डेल्टा है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा, ठीक है। अब डेल्टा, जो डेल्टा, सॉरी नॉट डेल्टा एक्चुअली, लैम्डा, लैम्डा रेड कलर का, ऑब्वियसली वो वॉलेट कलर से ज्यादा था, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ फॉर वॉलेट कलर, ठीक है। वी आई बी जी वाई ओ आर, वेवलेंथ इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, सॉरी, वेवलेंथ इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, मतलब रेड का सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ है वो, वॉलेट का सबसे कम है, ठीक है। लैम्डा इंक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो अब लैम्डा आर ग्रेटर देन लैम्डा बी है, इसका मतलब डिविएशन फॉर रेड कलर विल बी लेस देन डिविएशन फॉर वॉलेट कलर, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर एक प्रिज्म है, ठीक है, एक प्रिज्म है और इधर से व्हाइट लाइट आ रहा है, ठीक है, इधर से व्हाइट लाइट आ रहा है, तो ये जो व्हाइट लाइट है इसमें सेवन कंपोनेंट्स है, तो वो सेवन कंपोनेंट्स अलग अलग डायरेक्शन में डिविएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब इमर्ज होगा ना, तो वॉलेट कलर सबसे ज्यादा डिविएट होगा और रेड कलर सबसे कम, तो वॉलेट सबसे नीचे आएगा, रेड ऊपर आएगा, और बीच में बाकी कलर्स आएंगे, बीच में बाकी सब कलर्स आएंगे, ठीक है। तो मतलब ये जो व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट हो गया है, व्हाइट लाइट स्प्लिट हो गया है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं डिस्पर्जन, उसी फिनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्जन, ठीक है। डिस्पर्जन, डिस्पर्जन इज द phenomena of splitting of white light, white light into its components, into its components, ठीक है। और इसके वजह से हमको बैंड ऑफ सेवन कलर्स मिलेगा,
ठीक है। तो ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड इज कॉल्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो दिस इज द रीजन फॉर डिस्पर्जन। लाइट क्यों डिस्पर्स हुआ? बिकॉज ऑफ डिविएशन। ठीक है, बट डिविएशन और डिस्पर्जन दोनों चीजें अलग अलग है। डिविएशन की वजह से डिस्पर्जन हो रहा है। ठीक है, डिस्पर्जन इज स्प्लिटिंग, डिविएशन इज बेंडिंग। ठीक है, अच्छा, तो these are few phenomena that arises due to refraction through prism। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन, वो टर्म्स भी देख लेते हैं। तो एक टर्म है हमारा एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो थीटा है एंगुलर डिस्पर्जन, ये आपका है डिफरेंस ऑफ डिविएशन सफर्ड बाय वॉलेट कलर एंड रेड कलर। ठीक है, तो वॉलेट कलर और रेड कलर के बीच में जो डिविएशन है उनका जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। अब देखिए डेल्टा का जो जनरल एक्सप्रेशन था वो ए म्यू माइनस वन था। ठीक है, तो इसका मतलब डेल्टा वी वॉलेट कलर के लिए ए म्यू वी माइनस वन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, कलर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और रेड के लिए होगा डेल्टा आर इज इक्वल टू ए म्यू आर माइनस वन। ठीक है, अब ये चीजें अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू ए म्यू वी माइनस वन माइनस ए म्यू आर माइनस वन। सो थीटा इज इक्वल टू ए म्यू वी माइनस म्यू आर। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक चीज और सीखते हैं कि जो एंगुलर डिस्पर्जन है ना, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी इसके ऊपर भी मतलब नीट पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? देखिए म्यू वी और म्यू आर मतलब क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब वो प्रॉपर्टी का, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ प्रिज्म। मटेरियल ऑफ प्रिज्म और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक्सप्रेशन को देख के क्या पता चल रहा है कि वो एंगल ऑफ प्रिज्म को डिपेंड कर रहा है, ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अच्छा, ये एक टर्म हो गया एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, और एक टर्म है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा। ठीक है, अब ये क्या होता है? ओमेगा डिस्पर्सिव पावर रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन टू मीन डिविएशन, मीन डिविएशन। ठीक है, मीन डिविएशन, मीन डिविएशन का मतलब क्या है? डिविएशन सफर्ड बाय मीन कलर। ठीक है, मीन डिविएशन का मतलब क्या है? डिविएशन सफर्ड बाय मीन कलर। मीन कलर मतलब क्या है? मीन कलर मतलब देखो, जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, 7 कलर है ना उसमें, तो वी आई बी जी वाई ओ आर। ठीक है, तो आप अगर वॉलेट वेवलेंथ ऑफ वॉलेट कलर प्लस वेवलेंथ ऑफ रेड कलर डिवाइड बाय 2 करते हो तो मीन कलर आता है। तो जो मीन कलर ना वो मतलब देखने से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये ग्रीन लगता है बीच का है मतलब काउंटिंग में। ठीक है, बट अगर वेवलेंथ को देखोगे कंपेयर करके मीन निकालोगे ना तो ये येलो का आता है। ठीक है, मतलब ये जो येलो है दिस इज कॉल्ड द मीन कलर।
मीन कलर, ठीक है। तो मीन जेलसी, उसको येलो से हम लोग डिनोट करते हैं ना, तो वो भी मोस्ट प्रोबेबली शायद रीजन है। आई एम नॉट श्योर बट मे बी ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो ये येलो कलर इज द मीन कलर, तो मतलब मीन डिविएशन मतलब डिविएशन सफर्ड बाय मीन कलर मतलब येलो कलर बोल रहे हैं, ठीक है। तो एंगुलर डिस्पर्जन हो गया आपका ए म्यू वी माइनस म्यू आर, ठीक है। और आपका मीन डिविएशन हो गया ए म्यू येलो -1, ठीक है। तो ए कैंसिल हो गया, तो dispersive power omega is equal to mu v minus mu r divided by mu y minus 1, ठीक है। यहाँ पे mu y क्या होगा, ऑब्वियसली mu v प्लस mu r डिवाइड बाय 2, ठीक है। mu v प्लस mu r डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया आपका डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट जो है जैसे डिस्पर्सिव पावर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ये सारे लेंस का कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए भी यूज होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसी वीडियो में वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। सो प्रिज्म से रिलेटेड ये वीडियो है, दिस इज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। तो प्रिज्म से रिलेटेड 2 वीडियो होंगे, 3 वीडियो टोटली होंगे, जिसमें हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर फोर्थ वीडियो जो होगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।